गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर पॉवर्टी। पॉवर्टी से हम सभी लोग फैमिलियर हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। यानी हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। और जब हम अपनी इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, उसमें भी हम इनेबल हो जाते हैं, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉवर्टी। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जब ये फुलफिल नहीं हो पाती तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो सिकनेस है, डिसेबिलिटीज है, वो हमारी लाइफ के साथ चलती रहती हैं। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोग क्या करते हैं? पॉवर्टी में ही रहते हैं, पॉवर्टी में ही ग्रो करते हैं और पॉवर्टी में ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी पॉवर्टी मीन्स है कि पॉवर्टी क्या करती है? हमारी आगे की जनरेशन्स तक के लिए आगे चलती रहती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी पर्सन के पास मनी नहीं है, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहा, तो क्या वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और जब वो एजुकेशन नहीं देगा, बेटर हेल्थ नहीं होगी उनको, ना ही प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे, ना ही एजुकेशन मिलेगी, तो वो भी अपनी आगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो पॉवर्टी है, ये हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे ही चलती जाती है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी। वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी में हमारी मेन 2 वेरिएंट्स होते हैं। फर्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी, सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? रिलेटिव यानी कि जब हम दो चीजों को आपस में रिलेट करके पॉवर्टी को देखते हैं, उनमें कंपैरिजन करके पॉवर्टी देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। चाहे वो डिफरेंट क्लासेस के बीच में हो, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में हो, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो, अगर हम उनके लिविंग लेवल को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कंपेयर करके देखें, तो एक पर्सन दूसरे से क्या होगा? रिलेटिवली पुअर होगा। जैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं वो क्या है? रिलेटिवली पुअर हैं, किससे? डेवलप्ड कंट्री से। यानी रिलेटिव पॉवर्टी हमारी क्या बताती है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को बताती है। कंट्री में किसी की इनकम ज्यादा है और किसी की कम है। एक पर्सन है जो मंथली 50,000 रुपये अर्न कर रहा है और दूसरा पर्सन है जो 10,000 अर्न कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन 10,000 अर्न कर रहा है वो रिलेटिवली पुअर है, किससे? 50,000 अर्न करने वाले से। यानी जब किसी भी क्लास या किसी कंट्री में हम रिलेशन में देखते हैं कि दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं किसकी इनकम ज्यादा है और किसकी कम है, उसके बेस पर अगर हम कम वाले को लगाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव पॉवर्टी। इसमें हमेशा 2 कंट्रीज के बीच में, 2 क्लासेस के बीच में हमारा कंपैरिजन किया जाता है। सेकंड होती है हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब इंडिया में जो पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है हमारा, तो जो पॉवर्टी होती है वो हमारी देखी जाती है पॉवर्टी लाइन के थ्रू। और ये पॉवर्टी लाइन क्या बताती है? ये पॉवर्टी लाइन हमारी फिक्स कर दी जाती है, इसमें एक कट ऑफ पॉइंट बना दिया जाता है जो किसी भी रीजन के पर्सन को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड करता है। इसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिवाइस भी करती रहती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें कि जो अपने कंजप्शन पे रूरल एरिया में 816 रुपीज स्पेंड कर रहा है और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज पर मंथ स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? उससे नीचे वालों को हम लो पॉवर्टी लाइन में डाल देंगे, यानी वो क्या हो गए? हमारे एब्सोल्यूट पुअर। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने ये देखा कि हम अपनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट कितने रुपीज में फुलफिल कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? महंगाई बढ़ती जाती है, चीजों के रेट चेंज होते जाते हैं। अब हमने क्या किया? सपोज कीजिए 2000 रुपये हमारे स्पेंड हो रहे हैं हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, 1000 स्पेंड हो रहे हैं हमारी क्लॉथिंग पे, 500 यूज हो रहे हैं हमारी हाउसिंग पे। इस तरीके से हमने एक अमाउंट निकाल ली कि हमारी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ की रिक्वायरमेंट मिनिमम कितने रुपीस में कंप्लीट होती है। वही एक अमाउंट हमारी क्या बन जाती है? कट ऑफ पॉइंट, जिसके बेस पर हम पॉवर्टी लाइन बना लेते हैं।
अब सपोज कीजिए हमने 5000 को एक कट ऑफ पॉइंट बना दिया, तो जिसकी इनकम 5000 से ऊपर है वो क्या होगा, अबव पॉवर्टी लाइन, और जिसकी इनकम 5000 से कम है वो क्या कहलाएगा, लो पॉवर्टी लाइन। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस क्या होता है, जब हम पॉवर्टी डिसाइड करते हैं अपनी पॉवर्टी लाइन के थ्रू, यानी जो पर्सन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा, पॉवर्टी लाइन के बिलो जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब इसमें हम पुअर के नंबर और परसेंटेज को देखेंगे कि हमारे इंडिया में पहले क्या ट्रेंड था और अब क्या चल रहा है हमारा पॉवर्टी का ट्रेंड। तो अगर हम 1960 और 61 की बात करें तो उस टाइम पर हमारे 17 करोड़ पर्सन यानी 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते थे, जबकि 93 और 94 में 32 करोड़ पीपल हमारे, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 36% था, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते थे। अगर हम बात करें 1990 की और 2000 की, तो हमारे 26 करोड़ पीपल यानी 26% ऑफ पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन के बिलो थे। 29.8% टोटल पॉपुलेशन 2009 और 10 में हमारी क्या थी, पॉवर्टी लाइन के बिलो थी। यानी अगर हम देखें तो हमारा ईयर बाय ईयर जो डाटा था वो चेंज होता जा रहा है, पॉवर्टी लाइन हमारी जो थी, जो हमारा पॉवर्टी का रेशियो था वो डिक्लाइन हुआ है अगर हम उसकी टोटल पॉपुलेशन पर परसेंटेज को देखें। ये हमारा एक ट्रेंड बताता है कि किस टाइम पे हमारी कितनी परसेंटेज रही है, ठीक है, इनके नंबर ऑफ पर्सन से या उनकी परसेंटेज से हम अपने ट्रेंड को चेक कर सकते हैं। अब है हमारा इंटर स्टेट कंपैरिजन। अगर हम इंटर स्टेट कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंट्री के सारे स्टेट्स हैं वहाँ सब जगह पॉवर्टी रेशियो सेम नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हमारे काफी अच्छे हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन के बिलो जा रही है। तो अगर हम अपनी रिपोर्ट को देखें तो जो हाईएस्ट पॉवर्टी है हमारी वो कहाँ कहाँ है, हमारी यूपी हो गया, हमारा बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मणिपुर है, आसाम है और मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है, यहाँ के लोग ज्यादा पुअर हैं। जबकि अगर हम बात करें पंजाब की तो ओनली 8.3% पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसी तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो ओनली 11.2% है। राजस्थान की बात करें तो ओनली 14.7% पॉपुलेशन ही हमारी पॉवर्टी लाइन के बिलो जाती है। यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कहीं ज्यादा बेटर है हमारे यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से, जहां पर की पॉवर्टी रेशियो बहुत कम है। रीजन इसके पीछे क्या है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, उनकी वजह से ये स्टेट हमारे कहीं ज्यादा आगे हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स हमारे पीछे रह गए और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा न कर पाने की वजह से वो लोग लो पॉवर्टी लाइन सरवाइव करते हैं। अब अगर हम बात करें रूरल अर्बन पिक्चर की पॉवर्टी ट्रेंड्स में, तो जो रूरल पॉवर्टी है हमारी वो कहीं ज्यादा होती है अर्बन पॉवर्टी से। दोनों में ही टाइम के साथ हमारा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो रूरल पॉवर्टी है हमारी वो 1972 और 73 में 54% थी और वो 2000 हमारी 11 और 12 में आकर कितनी हो गई, 25.7% रह गई ओनली। अर्बन पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो वो हमारी कितनी थी, वो थी हमारी 42% और बाद में जाकर डिक्लाइन होकर कितनी हो गई, 13.7% ओनली रह गई सेम टाइम पीरियड में। तो परसेंटेज तो हमारी डिक्लाइन हुई है, लेकिन फिर भी अगर जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन टाइम के साथ बहुत ज्यादा राइज हुई है तो उसकी वजह से जो पॉवर्टी लाइन थी वो कंटिन्यूसली क्या हुई है, हमारी इंक्रीज होती गई है। यानी नंबर ऑफ परसेंटेज जो थी वो फॉल तो हुए, लेकिन उसी के कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या था, इसको हम ज्यादा मैनेज नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा इनमें फॉल नहीं आ पाया।
तो ये अब भी कंटिन्यूअसली हमारी क्या है, बनी हुई है पॉवर्टी, जिसको कि हम खत्म नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम केवल रूरल अर्बन बेस पर बात करें पॉवर्टी की, तो हम इस ट्रेंड को देखकर ये पता कर सकते हैं कि जो रूरल पॉवर्टी है वो कहीं ज्यादा है हमारी किससे, अर्बन पॉवर्टी से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। अब वैसे तो पॉवर्टी के कॉजेस बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम अपने पास से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ मेन टॉपिक्स। जैसे फर्स्ट है हमारा लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, हमारी कंट्री की रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न की गई टोटल इनकम। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो उसके पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा लो है। रीजन क्या है कि हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से अगर हम यूएनओ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो कंट्री है वो पुअरेस्ट कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। लो पर कैपिटा इनकम रीजन है किसका, हमारे लो नेशनल प्रोडक्ट का। सेकंड है लो रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ जो इकोनॉमी का होता है वो हमारा काफी लो है। प्लानिंग के बाद से हमने ये डिसाइड किया था कि जो जीडीपी में हमारी ग्रोथ रेट होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट वो 5% तक होगा। जबकि टाइम के साथ क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ होने से, पर कैपिटा इनकम लो होने से जो ग्रोथ रेट था हमारा वो हमारा काफी कम रहा, यानी वो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो उतना नहीं हो पाया। थर्ड पॉइंट है हमारा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हम सभी जानते हैं कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके कंपैरिजन में जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं या जो भी हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, हर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी सप्लाई पॉपुलेशन की डिमांड के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हुई है और इसकी रैपिडली राइज होने की वजह से क्या था, एक रीज़न ये भी है कि डेथ रेट हमारा क्या है, फॉल होता गया और बर्थ रेट हमारा राइज होता गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन रेट हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होने की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन का बर्डन था वो सारा किस पे पड़ा, हमारी कंट्री पर ही पड़ेगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा सभी चीज़ों की डिमांड होगी, जबकि उतनी हमारे पास सप्लाई नहीं थी, जिसके वजह से हमारी क्या हुई, पॉपुलेशन, हमारी पॉवर्टी राइज होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशन मीन्स होता है जब किसी भी गुड के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और मनी की वैल्यू हमारी कम हो जाती है। तो लो जीडीपी ग्रोथ होने की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होने की वजह से जो हमारी लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे इंडिया है, उन लोगों को इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा था कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्रेशर किस पे पड़ेगा, डिमांड पर पड़ेगा। जब मार्केट में सप्लाई बहुत कम होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, सारी कमोडिटीज़ के, सारी थिंग्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसी की वजह से अराइज होता है हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, अब इंडिया में क्या है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट हमारा चलता रहता है। अगर हमारी जो पॉवर्टी है, ठीक है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है हमारा कि टाइम के साथ जैसे क्या है, किसी के पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, कोई वर्क करने के लिए नहीं है, तो हमारा कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है जब किसी को उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नीड के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती, तो उसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, उसने एमबीए की डिग्री ले रखी है, लेकिन जब वो जॉब करने के लिए जाता है तो उसको मार्केट में जॉब नहीं मिलती, उसको ओनली 5,000 की जॉब ऑफर की जाती है। तो उस कंडीशन में जो उसकी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिली, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक रीजन है हमारा किसका, पॉवर्टी का। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स क्या होता है हमारा, कैपिटल एक हमारा प्रिंसिपल ड्राइवर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हमारी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी नेशन की राइज होगी, अगर हम कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी कंट्री भी ग्रोथ करेगी।
बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कैपिटल स्टॉक है या कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारा डेफिसिट है। कैपिटल हमारी डेफिसिट होने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी लो हो जाती है और लो प्रोडक्शन कैपेसिटी होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लो हो जाती हैं और लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से क्या क्रिएट होती है, हमारी पॉवर्टी क्रिएट होती है। यानी कैपिटल बिजनेस में कम लगेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जॉब की नीड हमारी कम होगी, यानी हम कम पर्सन को अपॉइंट करेंगे तो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा और उसी की वजह से हमारी हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी अराइज हो जाएगी। 7th पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारी कंट्री में जो जीडीपी ग्रोथ है उसको जरूरत है एफिशिएंट और स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स की, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो है हमारी वो काफी कम है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो हमारी फेल हो रही है। यानी हम उसकी वजह से क्या है, जब प्रोडक्शन नहीं होता, हमारे पास एफिशिएंट और स्किलफुल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं पॉवर्टी की प्रॉब्लम को टैकल करने में फेल हो गए। नेक्स्ट है हमारा आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्री का वो बहुत ही आउटडेटेड है। जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, वो भी हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करता है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए और जिसकी वजह से पॉवर्टी अराइज होती है। जैसे क्या हो सकता है कि किसी भी पर्सन को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लेकिन ज्वाइंट फैमिली की वजह से वो उसे छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहता। कोई पर्सन विलेज में रह रहा है ज्वाइंट फैमिली में, अब उसको अगर जॉब करनी है तो उसको रूरल एरियाज में तो नहीं मिलेंगी, विलेज में, अर्बन एरियाज में वो जाना नहीं चाहता अपनी फैमिली को छोड़कर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो वहीं पर ही रहेगा और उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, उसको वहीं पर सरवाइव करना पड़ेगा। 9th पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एजुकेशन है, हेल्थ है, हमारी ये सर्विसेज हमारी क्या कहलाती हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो जो हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी डेफिशिएंट है और जो हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी काफ़ी कम है। इतने ईयर के बाद भी, प्लानिंग के बाद भी, आज भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। अब क्या था कि जब पॉवर्टी हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसे रिमूव करने के लिए कुछ मेजर्स लिए थे। इनको हम 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। सेकेंड है कम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। थर्ड है कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फोर्थ है अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज कर दें, यानी हमारी अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है तो उससे हमारी पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब जीडीपी हमारी ग्रोथ करेगी तो क्या होगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फैक्ट्रीज में, फार्म से, और जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी उतनी ही पॉवर्टी हमारी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। सेकेंड है हमारा कम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक बड़ा रीजन है पॉवर्टी का। हमारी कंट्री में जो पर्सन रिच हैं वो रिच होते चले जाते हैं और जो पुअर हैं वो बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से हमारी रिलेटिव पॉवर्टी अराइज होती है। तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इक्वल कर दें तो उससे भी हम अपनी पॉवर्टी को काफ़ी लिमिट तक कम कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं एक तो फिस्कल और दूसरा लेजिस्लेटिव मेजर्स को। फर्स्ट है हमारा फिस्कल मेजर्स।
इसमें हम यूज करते हैं पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, वो इसमें ज्यादा रिलायंस करती है प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर पे। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि जिसकी इनकम ज्यादा है, जो रिच पर्सन है वो ज्यादा टैक्स देंगे, जिनकी इनकम कम है वो कम टैक्स देंगे, और जो पुअर है वो टैक्स नहीं देंगे। जैसे कि अगर हमारा अब टैक्स स्ट्रक्चर देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा एक लिमिट दी है 5 लाख तक की, कि 5 लाख तक जिसकी इनकम है वो टैक्स नहीं देगा, यानी कि वहां तक के लोग टैक्स से बच गए। 5 लाख से ऊपर वाले लोगों को टैक्स देना है, और उसमें भी कुछ लिमिट्स दी होती हैं कि जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा टैक्स देगा, जो कि टैक्स के स्लैब्स होते हैं हमारे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिच पर्सन पर टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़ता है और पुअर पर्सन पर कम पड़ता है। अब गवर्नमेंट ये जो टैक्स रिसीव करती है इसको यूज करती है सब्सिडी देने में, यानी जो भी हमारा पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको जो भी हमारे फूड ग्रेन्स हैं या हमारे कोर्स क्लॉथ हैं वो बहुत ही रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड कर देती है। उनके लिए पुअर पर्सन के लिए हाउसेस बनवा देती है, उसके अलावा उनके लिए कोई भी स्मॉल बिजनेस वेंचर्स बनवा सकती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो गवर्नमेंट है उस एक्स्ट्रा टैक्स को जो उसने रिच पर्सन से लिया था पुअर पर्सन की हेल्प करने के लिए यूज करती है सब्सिडीज के रूप में। सेकंड इसमें जो मेजर होता है वो होता है लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स में हमारा आता है मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी इसमें क्या था, पहले जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो एम्प्लॉयज का वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन करते थे, उनको बहुत ही कम सैलरी पे बहुत ही कम वेजेस पे वर्क करवाते थे ज्यादा। इसके लिए उनको एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आई, मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आई, जिसमें कि पॉलिसी के थ्रू हमारा जो वेजेस है उसे फिक्स कर दिया जाता है कि उससे कम कोई भी पर्सन वेजेस नहीं दे सकता। और लॉ लेकर आई हमारा राइट टू एजुकेशन, ये भी एक एग्जांपल है लेजिस्लेटिव मेजर्स का, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पुअर सेगमेंट्स की हमारी, उसको हम क्या कर सके, एनहेंस कर सके, उसको बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉवर्टी हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, उन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे क्या है, हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है। तो अगर हम अपनी पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम अपनी पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कंट्रोल करें। अब इंडिया में क्या है, जो एक्सपीरियंस बताता है कि नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज भी होती है लेकिन वो फेल हो जाती है लोगों को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में। किस रीजन की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन उससे कहीं ज्यादा नंबर से इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हमारी पर कैपिटा इनकम राइज होती रहे, यानी पॉपुलेशन कम हो और हमारे पास इनकम ज्यादा हो, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जितने रिसोर्सेज हैं, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो वो कम पॉपुलेशन के लिए ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं। तो सबसे मेन स्टेप है कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें तो उससे भी हमारी पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे अदर मेजर्स एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर। अब अदर मेजर्स में क्या आते हैं हमारे, फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हम जानते हैं कि हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, यानी कि वो हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करती है। तो अगर हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर दें, यानी एग्रीकल्चर में अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करें प्रोडक्शन की, हम अपने मॉडर्न टेक्निक्स को इरिगेशन की यूज करने लगे, केमिकल या हमारे कंपोजिट फर्टिलाइजर्स को यूज करें, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिससे स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें भी फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उन्हें लैंड मिल जाएगी, और पॉवर्टी का जो हमारा बर्डन है वो हमारा काफी कम हो जाएगा। सेकंड है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, सेम रहना, यानी अगर हमारे जो प्राइस लेवल हैं वो हमारा सेम रहे, यानी उसमें बहुत ज्यादा राइज ना हो, तो हमारा क्या होगा, उससे हमारी पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी।
अगर हमारे प्राइस कंटिन्यू राइज होते रहते हैं तो उससे जो पुअर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कंटिन्यू हिट होता रहता है। तो प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का या अदर गुड्स का, उनका कंजप्शन क्या होगा, उससे इंक्रीज हो जाएगा। और जब गुड्स का हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पुअर का वो फेयर प्राइस शॉप पे इजीली अवेलेबल होगा। और प्राइस स्टेबलाइजेशन होने से जो रिच और पुअर का गैप है वो भी काफी कम हो जाएगा। सभी लोगों के लिए चीज लिमिट में आ जाएंगी, उनकी रेंज में आ जाएंगी। थर्ड है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे स्पेशल मेजर्स यूज करने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। अब उसमें क्या होता है कि अगर रूरल एरियाज में भी हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए, स्पेशली हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाई जाए, हमारी कुछ रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जाए, तो उससे क्या होगा, सारे पर्सन्स को जॉब मिलेगी। जो हमारी एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड है उन लोगों को वर्क मिल जाएगा, उनके लिए कुछ हमारी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का यूज करना चाहिए हमें। तो उससे क्या होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाए तो सभी लोगों के पास मनी होगी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और हमारी पॉवर्टी की प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब भी हम कोई प्रोडक्शन करें तो हमारे पास टू मेथड होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में हम ज़्यादा यूज करते हैं लेबर का और कम यूज करते हैं अपनी कैपिटल का, मशीनरीज का। तो हमें अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्शन में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करना चाहिए, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारा वो हमारा रेस हो सके और पॉवर्टी रेशो हमारा रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। यानी हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट मेजर्स उठाने चाहिए ताकि वो जो पुअर पर्सन है उनकी मिनिमम नीड्स को, जैसे कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, प्राइमरी एजुकेशन है, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर को इसके लिए भी अपना पॉइंट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। अब हमारे इंडिया के कुछ रीजन्स जैसे उड़ीसा, नागालैंड, यूपी, बिहार, ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं और बहुत ज़्यादा पुअर हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ स्पेशल कंसेशन ऑफर करने चाहिए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर एनकरेज हो सके और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन होने चाहिए, जिससे कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो निकल कर आए। उनको लोन ऑफर करना चाहिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि हमारी जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो हमारी स्टार्ट हो सकें, सेटअप हो सकें और हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकें। स्टार्टअप्स हमें स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमारे बिजनेस को, हमारी कंट्री को एक न्यू ग्रोथ मिल सके। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहां पर जो भी हमारी लाइफ की एसेंशियल चीजें हैं या फूड ग्रेन्स हैं उनकी सप्लाई जो पर्सन लो पॉवर्टी लाइन है उनको गवर्नमेंट करती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है राशन शॉप से हमारे, जिनसे कि हम अपना वीट ले लेते हैं, उनसे कैरोसिन ऑयल मिलता है, हमें शुगर मिलती है। तो वो सारी चीजें आती है पीडीएस सिस्टम में, यानी कि राशन शॉप के थ्रू पुअर सेक्शन को नेसेसरी चीजें प्रोवाइड करवा देना। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ही ये जो फेयर प्राइस शॉप होती हैं, राशन शॉप्स होती हैं, बहुत ही सब्सिडीज रेट पर हमें चीजें प्रोवाइड करवाती हैं और इसमें डायरेक्ट जो कंट्रोल रहता है या सुपरविजन रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है। तो हमारा इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहना चाहिए, यानी जो भी पर्सन लो पॉवर्टी लाइन है उन्हें नेसेसरी या एसेंशियल गुड्स बहुत ही चीप रेट पर अवेलेबल हो जाए।
अब क्या था, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लेकर आई थी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। रूरल एरियाज की पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ था विलेजेस में अप्रैल 1999, जिसको हम जानते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से। इसे रिप्लेस किया गया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। इस प्रोग्राम में जो हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं उन्हें रूरल एरियाज में एस्टैब्लिश किया जाता है और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके लिए कलेक्टिव हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्कीम हमारी रिकंस्ट्रक्ट की गई थी इसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू, ताकि लोग हेल्प कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज के पर्सन को मिल सके। सेकेंड है हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये स्कीम को हम आजीविका के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट फेज में इस स्कीम में हमने 150 डिस्ट्रिक्ट्स को 2012-13 में वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे 150 डिस्ट्रिक्ट से एक्सपेंड करके इसको हमने 2016-17 के एंड तक होल इंडिया में एक्सटेंड कर दिया था। 16-17 के एंड तक हमने 90 लाख पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की थी इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लॉन्च हुई थी 1 सितंबर 2001 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक सिंगल योजना बनी थी हमारी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारी जो सरप्लस लेबर है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, रीजनल इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन जितनी है उनका डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर फोकस करना। इसका टारगेट था 100 करोड़ मैन डेज लेबर क्रिएट करना। इसके लिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने 87.5:12.5 रेशो रखा था प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बियर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च हुई थी 2001 में। इसका एम था रूरल पर्सन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। उनके डेवलपमेंट के लिए 5 इंपॉर्टेंट एरियाज रखे गए थे, जिसमें फर्स्ट था हेल्थ, सेकंड था प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड था ड्रिंकिंग वाटर, फोर्थ था हाउसिंग एंड फिफ्थ था रोड्स। इस प्रोजेक्ट्स में हमने 3 को इनकॉर्पोरेट किया था। एक थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसे लेकर आए थे। इसमें फोकस था हमारा और रोड्स को बनाने पर, जितनी भी विलेज की रोड्स हैं हमारी। सेकंड था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसको लिया गया था, यानी उनको घर दिए जाएं। थर्ड था प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। इन तीनों योजनाओं के थ्रू हमने क्या किया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई थी, जिससे कि रूरल पर्सन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम इम्प्रूव कर पाए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। ये स्कीम्स थी हमारी, जो जितने बहुत ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के, वहां पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी देने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी हमारी। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कि अभी तक हमने जितनी पढ़ी थी वो सारी हमारे रूरल एरिया से रिलेटेड थी। यह है शहरी रोजगार योजना। ये योजना हमारी लॉन्च की गई थी दिसंबर 1, 1997 में। नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम को मर्ज करके ये योजना बनाई गई थी। इस योजना का ऑब्जेक्टिव था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अर्बन एरियाज में जो भी हमारे अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उन लोगों को जॉब्स देना। इसमें हमने 2 प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया था। फर्स्ट था इसमें अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम,
सेकेंड था इसमें अर्बन बैच एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। टोटल एक्सपेंडिचर इस प्रोजेक्ट का 75% बॉन्ड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 25% बॉन्ड किया था हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हमारी बनी थी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्संस के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इस स्कीम में कोई भी पर्सन अगर अपनी एंटरप्राइज खोलना चाहता था तो उसको 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था और अदर एक्टिविटीज के लिए 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था। यानी इसमें क्या था कि कोई भी अगर अपनी एंटरप्राइज खोलना चाहता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन तो उसको लोन के थ्रू सपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब हमारे स्पेशल मेजर्स उठाए गए थे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के थ्रू, जो भी हमारी विलेजेस में हमारे रूरल एरियाज में पॉवर्टी है उसे रिमूव करने के लिए काम किया गया था, ताकि हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर से भी बर्डन कम हो सके। तो इसके लिए हमने क्या किया था, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सब में स्प्रेड किया था। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में बनाया गया था जो पुअर पर्सन है हमारे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 5th प्लान में हमारा। इसमें हमने प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया था, जिससे कि जो भी हमारा पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, चाहे वो रूरल एरियाज का हो चाहे वो अर्बन एरियाज का हो, उनके स्टैंडर्ड को रेज किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब 20 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने 20 पॉइंट्स को कवर किया था पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 14 जनवरी 1982 में। इसमें हमने कौन से पॉइंट इंक्लूड किए थे? फर्स्ट था इंक्रीज इन इरिगेशन कैपेसिटी, सेकेंड था इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, यानी उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। थर्ड था हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को एक्सटेंड करना, लैंड होल्डिंग्स की सीलिंग को फिक्स कर देना, मिनिमम वेजेस फिक्स करना एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए, जो हमारे बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्रोग्राम्स हमारे एक्सपेंड करना, विलेजेस में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज के लिए हाउसेस का प्रोविजन करना, स्लम एरियाज का इम्प्रूवमेंट करना, पावर कैपेसिटी का डेवलपमेंट करना, फॉरेस्ट या गोबर गैस का डेवलपमेंट करना, फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम्स बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेटअप करना, वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स बनाना, प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स के लिए प्रोग्राम्स बनाना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेयर प्राइस शॉप्स का एक्सपेंशन करना, सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आना, ब्लैक मनी की जनरेशन को रोकना और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और एफिशिएंट बनाना। ये थे हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के पॉइंट। लास्ट था हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जो पर्सन वर्क करना चाहते हैं मिनिमम वेज पर, इसमें उनको 100 डेज के लिए यानी मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज के लिए जॉब ऑफर की जाती है। यहाँ पर रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किया गया था। ये इस स्कीम के थ्रू 3.63 करोड़ हाउस होल्ड्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई थी। अब ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम था, अगर हम इसका क्रिटिकल असेसमेंट करें तो इसमें क्या है कि जो पॉपुलेशन थी हमारी, उसमें भी हमारी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज डिक्लाइन हुई थी, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी लाइन थी वो कम हो गई थी, 55% से 21.9% तक आ गई थी। और हमारी मिनिमम वेज रेट थी वो भी राइज हुई, लेकिन फिर भी हम इससे जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते थे वो हमें नहीं मिल पाए थे। रीज़न क्या था?
जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था या कंसर्न स्टाफ था वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, उन्होंने इफेक्टिवली वर्क नहीं किया। जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हमारा इनके साथ में इन्वॉल्व था वो इसको नहीं फॉलो कर पाए, यानी जो हमने एक एक्शन प्लान बनाया था उसको फॉलो अप ठीक से नहीं किया गया। दूसरा रीजन था कि जो लोग इस प्रोग्राम के इंचार्ज थे उन्होंने एजुकेटेड रिच पर्सन या रिसोर्सफुल पर्सन थे उन्हीं को फेवर किया, पुअर को फेवर नहीं किया। थर्ड था जो रिमोट एरियाज थे या पुअर हाउस होल्ड थे, जो इंटीरियर विलेजेस में थे उनको नेग्लेक्ट किया गया। फोर्थ पॉइंट था जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हमारी क्रेडिट की नीड थी, क्रेडिट मार्केटिंग की, उनको सपोर्ट नहीं किया गया। एक मेन पॉइंट और था कि इसमें पुअर को डिफाइन नहीं किया गया था कि पुअर कौन है। तो जो नॉन पुअर थे उन्होंने इस प्रोग्राम के बहुत ज्यादा एडवांटेज लिए, जबकि पुअर्स को इतने एडवांटेजेस नहीं मिल पाए। जो हमारा पावर ग्रुप थे विलेजेस के, उन्होंने क्या किया, इन सभी जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थे इस पे उनका कंट्रोल ज्यादा था, जबकि जो पुअर्स को फैसिलिटी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, काफी कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कुछ रीजन की वजह से जो हम इनसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहते थे वो हमें नहीं मिल पाए। होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू।